हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आप सभी ने फिजिक्स का पेपर दिया है। देखा होगा कि जो भी हमने डिस्कस टॉपिक किए थे, काफ़ी जो क्वेश्चंस थे वहाँ से बन के आए थे। हमने पूरी कोशिश करी थी कि कम से कम समय में आपकी जितनी तैयारी करवा सके उतनी करवाई थी। पर चलिए कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे कि जो भी बच्चे नई क्लास में 12th में बैठेंगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम दो नीट या जेईई उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स का, क्योंकि आपको पता है कि 21 को आपका एग्ज़ाम है, आई थिंक 20 या 21 को, तो उसी हिसाब से ही हम बढ़ेंगे। इससे पहले कुछ सेशन हमने मैथमेटिक्स के डाल रखे हैं, आपके इंटीग्रल्स के भी, डिफरेंशिएशन के भी, सभी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा से ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नंबर से क्वेश्चंस आते हैं, बट आ जाते हैं। जैसे 1, 1.5, 2 नंबर का आ जाता है। कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो आप इसमें सीख लोगे तो आपको आगे जो चैप्टर आएगा 3D उसमें काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा से पहले हम थोड़ा सा 10th क्लास में चलते हैं, जहाँ पे हमने सीखा था कि किसी भी चीज़ का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या रहते हैं, पोजीशन वेक्टर मैंने फिजिक्स में भी आपको डिटेल में बता रखा है। देखिए, अब बात करते हैं जैसे 2 पॉइंट की। पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की। किसकी? डिस्टेंस। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप जो आगे सेशन होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक सीखना ज़रूरी है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है? अब मुझे पता है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसके बीच का मुझे डिस्टेंस दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ये है जनरल फॉर्म, मतलब जो हम सीखते हैं अलजेब्रिक फॉर्म है। लेकिन जब आपके पास में कार्टेशियन फॉर्म में आ जाती है तब हम उसको कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म का मीनिंग है कि जब आपका ए और बी किससे बनेगा? एक्स से, वाई, जेड, इन सभी चीज़ों से मिलकर जो बनता है उसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट जो मेरा पी है और यहाँ पे एक पॉइंट मेरा क्यू है। ये किस पॉइंट से बना है? ये x1 और y1 से बना है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 और y1। अब इसके कोऑर्डिनेट को कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, आपने पढ़ा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस आ गई है, ये आपको पता होगा, और ये आपकी y एक्सिस आ गई है। मान लीजिए यहाँ पे बीच में कोई एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में कोई एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन यहाँ से मैंने शुरू करी है, यहाँ पे मैंने इसके यहाँ पे क्लोज कर दी P एंड Q से, ठीक है। अब हम नीचे से देखेंगे कि x के कहाँ पे जाके ये पॉइंट पे आई है, और यहाँ से y में देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? x एंड y। सेम चीज़ हम Q के लिए भी करेंगे कि ये किससे बना है? एक x से और एक y से। तो वो वाली चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया गया, मीन्स की कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से समझिएगा, काफ़ी जगह काम आता है ये। तो x1, y1 एंड ये पॉइंट मैंने ले लिया x2, y2 ले लिया, ठीक है। अब जब मुझे डिस्टेंस निकालना है P से Q तक का, P से Q का, कहाँ से कहाँ का? P से Q का, तब मेरा फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कब होगा ये सब? जब हम P से Q की तरफ जाएंगे। जब मुझे Q से P का निकालना है, जब मुझे Q से P का निकालना है, तो यहाँ पे मेरा रूल जो बनेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आई बात समझ में कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लेते हैं कि P से Q कैसे जाएंगे, Q से P कैसे जाएंगे, और दोनों के बीच का जब भी हम आंसर फाइंड आउट करेंगे तो वो P से Q तक का क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसी के साथ हम ऐड करते हैं यहाँ पे कि इसका मिडल पॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये अपने साथ साथ में नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको ये पढ़ने में जब आप पढ़ोगे आगे का। तो P एंड Q का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी समझिए। मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं, ये x आ गया, ये y आ गया, ये x1 y1 आ गया, ये x2 y2 कुछ भी आ गया, तो हम क्या करते हैं? दोनों के पॉइंट का प्लस करते हैं। अगर मुझे x का निकालना है, जैसे कि इसमें आपका यहाँ पे कोई r बनता है, तो वो एक x से और एक y से बनेगा। अभी मैंने कोऑर्डिनेट से सिस्टम से आपको समझाया है कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जब x निकालना है तब हम करेंगे x1 x2 by 2
एंड कोमा y1 प्लस y2/2। ये कब यूज करते हैं? जब मुझे क्या निकालना है? मिड पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मिड पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे जरूरी थी बताना, वो मैंने बता दी। अब चलते हैं आगे, जो कि अब आपका 12th में शुरू होता है। देखिए, पहली बात है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर आपको पता है, वेक्टर में आपका आता है जैसे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होता है आपके पास में, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है। तो सीखते हैं, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, सिर्फ पोजीशन वेक्टर आएगा, तो हम उसी की बात करेंगे। देखिए, ये मैंने ले लिया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस है और ये मैंने ले लिया है वाई एक्सिस है। ठीक, बात समझ में आ गई। जो पॉइंट आपका ओ से शुरू होगा, मतलब जो डिस्टेंस आपका ओरिजिन से शुरू होगा, पी तक गया। कहाँ से शुरू करा मैंने? ओ से लेकर पी तक का, ओरिजिन से। जो डिस्टेंस आपका ओरिजिन से शुरू होगा, मीनिंग ये है कि ओ पी क्या है, तो ये चीज क्या है, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? पोजीशन वेक्टर। इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे? पोजीशन वेक्टर। क्या नाम देंगे कि ओ पी क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर। क्यों पोजीशन वेक्टर कहा है इसको? क्योंकि इसका डिस्टेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? ओरिजिन से शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसे कि O से मैंने एक और ले लिया, क्या? Q ले लिया, तो ये जो O से Q तक है, ये भी क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। जब मैं Q से P को मिला दूंगी तो क्या ये पोजीशन वेक्टर है? नहीं, ये क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका नाम क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? कि जो डिस्टेंस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से शुरू होता है। ठीक है, क्लियर? अब बात आती है कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या रहती है? कार्टेशियन फॉर्म को समझिए, जिस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो ओ पॉइंट है, तो ये किससे बना? एक एक्स से, एक वाई से बना है। अब ये जो पी पॉइंट है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक एक्स होगा, एक वाई होगा। तो ये जो जब हम इन दोनों को लिखेंगे, मतलब कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमारे पास में क्या रहता है? पोजीशन वेक्टर होता है या कार्टेशियन फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसी आएगी? इसकी आएगी एक्स आई प्लस वाई जे। अगर आपके पास में जेड भी है, जेड के अंदर भी इसका रोल है, तब आपने उसको जेड में भी लिखना है। मतलब 3D है, 3 कोऑर्डिनेट है, 2 है तो y तक चलना है, 3 है तो z तक चलना है। ठीक है, ये आ गया आपका, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये क्या आ गई बच्चों? पोजीशन वेक्टर आ गई। अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर मीन्स क्या है? कि ये हमको डायरेक्शन भी दे रहा है, साथ में मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक सिंपल सा रिजल्ट होगा, जो हमें डिस्टेंस के बारे में नहीं बताएगा, कि डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा, बट हमको टोटल बताएगा कि डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है। ठीक, या कितनी उसकी जो भी लेंथ है या जो भी चीज़ है, मैग्नीट्यूड देगा, हमको डायरेक्शन नहीं देगा। तो अब एक चीज़ को ध्यान से समझिए, मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो बिना वेक्टर के। ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड फॉर्म है। और ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो इस चीज़ में, इसमें सिर्फ छोटे छोटे टर्म्स सीखने वाली हैं जो मैं सिखा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सीखिए, नोट डाउन करते चलिए। आप जब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हमने जैसे पढ़ा है बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए पी क्यों आ गया, ये मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड रहता है, इस चीज़ को भी हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं? हम इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर 2 कोऑर्डिनेट है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 कोऑर्डिनेट है तो जेड भी इंक्लूड हो जाएगा। जेड किसके साथ जाता है? के के साथ जाता है। वाई किसके साथ जाता है? जे के साथ जाता है। और आई किसके साथ जाता है? एक्स के साथ जाता है। बात पता चल गई कि ये क्या है हमारा? अगर मैं इसको कहूं तो ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से।
जब r ऐसे करके वेक्टर में लिखा होगा तब आपने उसको लिखना है xi प्लस yj प्लस zk, और जब r आपका ऐसे लिखा होगा मैग्नीट्यूड में या फिर सिंगल r लिखा होगा तब आपने उसको कैसे लिखना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, और ये क्या है, बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हमको बता रहा है। ठीक है, चले आगे। आप कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, टाइप्स हैं, जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये जो डेफिनेशंस और टाइप्स होते हैं आपके एमसीक्यू में हेल्प करते हैं, जैसे भी हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का क्या है कि जिसका रिजल्ट जीरो है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, बट उसको हम अल्फाबेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लीजिए। जीरो वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, मतलब कोई डिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, ये जीरो वेक्टर है। ये क्या है, ये भी जीरो वेक्टर है। ये क्या है, ये भी जीरो वेक्टर है। किसी का किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं है, दूसरा पार्ट है ही नहीं, तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है सेकेंडली यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये आपका फिजिक्स में भी चलता है और मैथमेटिक्स में भी आगे काफ़ी काम आएगा ये। तो यूनिट वेक्टर पे हम थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करेंगे। यूनिट वेक्टर को हम मोस्टली इससे डिनोट करते हैं, एन कैप से। मतलब कि आप इसको ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए। जैसे आपने एक कैप ऐसे करके लगा दी, इट मीन्स कि ए यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट है, सी यूनिट है। मतलब वेक्टर को अब हम इस कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि रिजल्ट किसके बराबर रहता है, एन वेक्टर ओवर एन मैग्नीट्यूड के। मतलब इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर की हमेशा जो वैल्यू होती है वो रहती है 1। कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज टेकन एज अ +1। ठीक है, बात पता चल गई कि यूनिट वेक्टर क्या रहता है, मीन्स कि यूनिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन इस चीज़ का क्या है, रिजल्ट को अच्छे से याद रख लेना है कि एन यूनिट, एन वेक्टर एंड ये जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर आ जाता है। इक्वल वेक्टर में क्या है, जब दोनों वेक्टर का रिजल्ट सेम होगा, उसका डायरेक्शन भी, उसका मैग्नीट्यूड भी, तो वो आपके पास में इक्वल होगा। अनइक्वल क्या होगा, जिसका बराबर नहीं होगा। तो यही तो चार मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी वही मैंने आपको बता दी है। तो आपने ज़्यादा काम किसके ऊपर करना है, यूनिट वेक्टर के ऊपर। उसकी वैल्यू भी 1 याद रखिएगा, कई बार एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर भी एक होता है आपके पास में, नेगेटिव वेक्टर भी होता है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या करता है कि जैसे ये ए बी है, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा बी ए, किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट के इक्वल होगा। अपोजिट के इक्वल होगा तो ये बोथ द वेक्टर आर इक्वल हो गए। पर जैसे ही माइनस का साइन लग जाएगा तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगी। सिंपल सी बात है कि ये क्या रहता है हमारे पास में कि इन विच जो दो वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट उसका डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का से भी आपका जो क्वेश्चन है बन जाता है, लेकिन इतना नहीं बनता कि मैं बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा, बट 1-2 नंबर का बन जाता है। तो आपने फॉर्मूला सिर्फ सीखना है तो आपका एक भी नंबर आपका स्किप नहीं होगा। डायरेक्शन कोसाइन में क्या रहता है, देखिए इसमें हम करते क्या है, अगर मैं बात करूं इसमें हम जैसे कोस की हेल्प लेके या कोस एंगल की हेल्प लेके आप उसके कोऑर्डिनेट या रिजल्ट को फाइंड आउट करते हो। तो सबसे पहले आपने इसका सिर्फ फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर कोस अल्फा होगा तो वो हमारे पास में क्या रहेगा, x/r। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ से आए ये। कोस बीटा होगा आपके पास में गामा ओवर r एंड कोस बीटा, ये गामा हो गया, गामा भी आइए, ठीक है,
एक्स वाई है, ये जेड ओवर आर। एक्स वाई जेड जो है ये आपके किसी न किसी वेक्टर के एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज कर लिए ए कोई वेक्टर है एंड इसके जो ये वाई एंड जेड ये वाले हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक। और ये जो कोस अल्फा होता है, कोस गामा होता है या कोस बीटा होता है, इसको हम लेते हैं एल की फॉर्म में, एम की फॉर्म में और एन की फॉर्म में। डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन क्या कहते हैं इसको? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कि एल एम एंड एन। एल इज इक्वल टू एक्स बाय आर। आर क्या है आपके पास में? सभी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि ये क्या है आपके पास में? एज ए पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का क्या निकालोगे? मैग्नीट्यूड। मैंने कहा ना कि मैग्नीट्यूड को आप मोड और वेक्टर की फॉर्म में कंबाइन में भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास में क्या है? इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऐसे करके इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। एम इज इक्वल टू है वाई ओवर आर एंड एन इज इक्वल टू है जेड ओवर आर। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एक्स आर वाई आर जेड आर। समझ आ गई बात? और इसका एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का पूछ लिया जाता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का जो इस तरीके से सम निकालते हैं वो ऑलवेज टेकन एज अ +1, ठीक है। ए बी सी मतलब कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसका रिजल्ट है। अब जैसे क्वेश्चन में कैसे पूछ लिया जाएगा, अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसे निकलता है। जैसे सपोज करिए ए क्या है हमारे पास में, 2i है, 3j है, -k है। इसकी आपने क्या निकाली है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकालनी है। मतलब कि l निकालना है, m निकालना है, n निकालना है, ठीक है। और l का रूल हमने अभी देखा है जो कि होता है x बाय आर, m का होता है y ओवर आर और n का होता है z ओवर आर। कई जगह पे क्या रहता है कि x y z की जगह पे a b c लिखा हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने झट से समझ जाना है कि इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम जनरल टर्म लेते हैं जो नॉर्मली होती है पोजीशन वेक्टर की, एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के, तो इसके अंदर x क्या है? एज ए 2 है, y क्या है? एज ए 3 है और z क्या है? एज ए -1 है। जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 है, ठीक है। अब लगाइए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का रूल, बट पहले r को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो r क्या निकलेगा मेरे पास में? √2 का स्क्वायर, √+3 का स्क्वायर एंड +-1 का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा आपके पास में 4 + 9 -1, तो ये बन जाएगा 8 और ये आएगा √12। तो मैंने क्या निकाला? r भी निकाल लिया, ए बी सी भी ढूंढ लिए। कई जगह पे ए बी सी लिखा है, एक्स वाई जेड या ए बी सी, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। l निकालते पहले। l इज इक्वल टू एक्स क्या था? 2 एंड √12 था। m क्या था? y 3 √12 था। n क्या था? -1 और यहाँ पे ओवर √12। तो ये आपकी क्या आ गई है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। इस तरीके से बच्चों हम क्या निकालते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने सिर्फ इन रूल्स को याद रखना है कि x बाय आर, y ओवर आर, z बाय आर, या कई बार क्या होगा? a होगा या b होगा या फिर c होगा, इस तरीके से टर्म्स होंगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में वेक्टर ज्वाइनिंग विथ 2 पॉइंट्स, ठीक है। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अभी स्टार्टिंग में ये मैंने आपको समझाया है डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में, तो सेम चीज़ ये वही है, सिर्फ इसमें क्या होगा कि आपने वेक्टर को 2 पॉइंट में जोड़ना है, मतलब कि उसका डिस्टेंस निकालना है। बट इसके अंदर आप कोऑर्डिनेट आपके 3 आ जाएंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ क्या है? सिमिलर ही है। एंड डिस्टेंस उसमें भी काम आती है, जैसे मैंने उसमें बताया आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में। अब हम इसको समझेंगे कि बात क्या है। देखिए, ये ले लिया मैंने, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ठीक है। बट अभी इसमें आपका जेड भी इंक्लूड है, तो आप इसको जेड को ऐसे नीचे करके बना सकते हो। ये आपका एक्स एक्सिस आ गया,
ठीक है, ये y हो गया एंड ये z हो गया। क्लियर? अच्छा, ओरिजिन से P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या था? पोजीशन वेक्टर था। और तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बच्चों? x1, y1 एंड z1। ये क्या है? O से P ले लेते हैं इसको। O से P क्या है? इधर लिख रही हूँ मैं साथ साथ में ताकि आपको क्लैरिटी हो। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर मोस्टली डिनोट हम किससे करते हैं? R से करते हैं। और R को हम कैसे लिखते हैं? R वेक्टर को हम लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk। एंड उसी का जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं कैसे लिखते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। राइट? ये साथ साथ में बता रही हूँ, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अनदर पॉइंट हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, क्यू कोई मैंने कंसीडर कर लिया। अगेन O से Q तक का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। और इसका जो आपका रिजल्ट रहेगा पोजीशन वेक्टर के पॉइंट में वो आएगा x2, y2 एंड z2। क्या रहेगा कि O से Q भी क्या है? अनदर कोई पोजीशन वेक्टर है, उसको हम डिनोट कर लेते हैं R1 से, क्योंकि नंबरिंग अलग अलग करनी पड़ेगी, सेम नहीं रख सकते। एंड R वेक्टर इज इक्वल टू x1, ये x1 था, है ना? x1 x1 x1, ये x2 है, y2 j प्लस z2 k। एंड R1 यहाँ पे आएगा आपका वेक्टर फॉर्म में, एंड अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। बात समझ में आई कि O से P से O से Q क्या है? दिस आर द पोजीशन वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म मैंने ये लिख दी है। अब हम क्या करेंगे? Q से P को ज्वाइन कर देंगे। तो ये चीज वो कह रहा था कि वेक्टर ज्वाइनिंग विद द 2 पॉइंट्स P एंड Q को जोड़ दिया है। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कितना है? Q से P निकाल लीजिए, P से Q निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। बट आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग कैसे करनी है, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। ठीक है? अब हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। चलिए P से निकालते हैं, P से Q की तरफ डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारे पास में अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी है PQ, ऐसे करके वेक्टर फॉर्म लिखी है, आप अंडर रूट और स्क्वायर ये जो भी है तब लगाओगे जब मैग्नीट्यूड होगा। जब आपके पास में वेक्टर फॉर्म होगी तब आप इसको ऐसे लिखोगे, x2 माइनस x1 i कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? कार्टेशियन फॉर्म में i क्या इंडिकेट कर रहा है? x एक्सिस को, एंड y2 माइनस 1 ये j आपका z डायरेक्शन को इंडिकेट, मतलब y को कर रहा है। और यहाँ पे आएगा z2 माइनस z1 एंड k। ये क्या है बच्चों? इस चीज को प्लीज ध्यान से समझिए, ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है कि लिखना कैसे, इसमें सारी कहानी लिखने की है। तो पी क्यू के ऊपर वेक्टर है तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। क्या है ये? वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है? जो अंडर रूट और उसमें लिखी है हटा के मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो दोनों चीजें क्या है? डिफरेंट है। अब जब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पी से क्यू ये मोड और ऊपर वेक्टर, तब हम लगाएंगे अंडर रूट। जब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब i j k का कोई काम नहीं, उसको हटा दीजिए, एंड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है? जो 10th क्लास में आपने करा है वो सिर्फ सिंगल 2 पॉइंट का आपने डिस्टेंस निकाला है कि मान लीजिए वो सिंगल एक लाइन होती थी, P एंड Q का डिस्टेंस निकालिए। लेकिन इसके अंदर आपको पूरा बताना है कि अगर इस तरीके से जुड़ जाए तो क्या करेंगे या इसका डिस्टेंस क्या करेंगे। अब एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो P से Q तक का डिस्टेंस होता है इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और O से P एंड O से Q मैंने बता दिया है कि ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। याद रखिए, छोटी छोटी सी टर्म्स है लेकिन बहुत काम की है। कोशिश करनी है कि मैथ में आपका एक भी नंबर ना जाए, क्योंकि यही टाइम है परसेंटेज को इम्प्रूव करने का। और मैथमेटिक्स में क्या है, जितने आप नंबर लेना चाहो उतने आप ले सकते हो, पर डिपेंड करता है सीखने के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर।
चलिए लाइन समझ में आ गई। द वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट में कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ये कैसे निकलता है प्रोडक्ट आपका। एक निकलता है बाय डॉट और एक निकलता है बाय क्रॉस। यहाँ से आपके अच्छे से नंबर बन सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हो आप, बस रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, वो हम अब पूरी हेल्प करेंगे समझाने की। क्या है प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर बाय डॉट मीन्स की स्केलर, और ये आता है क्रॉस वेक्टर। इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं और इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, आज हम आपका डॉट ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने जहाँ तक फॉर्मूले पढ़ लिए उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा। फिर इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या रहता है, जिसके बीच में डॉट होता है, जैसे कि ए डॉट ए, बी डॉट बी, बट वेक्टर ऊपर लगाना ना भूल जाना, नहीं तो ये कुछ और बन जाएगा। अगर आप अकेला ऐसे लिखोगे तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो ये तो कुछ और ही बन गया, तो ये स्क्वायर आएगा, मतलब आएगा तो ऐसे ही बट कुछ और चीज़ बनेगी। बट यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर 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 साथ में रखना है। अच्छा जी, रूल पे बात करते हैं। रूल्स हैं इसके कुछ। रूल क्या है कि जब आप ए वेक्टर बी निकालोगे, डॉट वेक्टर बी डॉट निकालोगे तो वो हमेशा एक रियल नंबर आता है। क्या आता है, रियल नंबर आता है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें आपके रैशनल आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, होल, ये वो सारे नंबर, इरेशनल नंबर को छोड़ के सारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। एक रूल इसमें ये आता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के किसके बराबर रहता है, 1 के बराबर रहता है। ऑलवेज इज इक्वल टू 1। सारे के सारे का रिजल्ट क्या रहता है, 1 रहता है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रही तो मैं ऐसे बताती हूँ कि जब आप आई डॉट आई करोगे तो वो 1 के बराबर होगा, जे डॉट जे करोगे 1 के बराबर होगा, के डॉट के किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर ही रहेगा। अगर वहीं पे आप आई डॉट जे कर दो, जे डॉट के कर दो या के डॉट आई कर दो तो वो रिजल्ट किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपने आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है, बाकी नहीं करना है, क्योंकि बाकी का रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए ये है एक 2i प्लस 3j है प्लस 4k है। ठीक है, इसका मुझे निकालना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, i प्लस 2j एंड प्लस 4k, समथिंग कुछ ऐसे ले लिया। अब आप डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे ये मत करना, जैसे तो इसका रूल ये बनता है कि पहले ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा। आपने डायरेक्ट i टू i, j टू j, k टू k करना है, क्योंकि बाकी का करोगे तो वो 0 ही बनेगा। तो जैसे इसका आंसर लिखना है कैसे, 2 1 2 i डॉट i प्लस 3 to 6 j डॉट j, 4 to 4 16 k डॉट k। बस डायरेक्ट करना है, ये मत करना कि i को j से करोगे, i को k से करोगे। तो पता तो है कि i डॉट k 0 है, j डॉट k 0 है, तो इस तरीके से आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपको पता है कि 2 i डॉट i इज इक्वल टू 1 प्लस j डॉट j इज इक्वल टू 1 प्लस k डॉट के इज इक्वल टू 1, तो ये आपका जो भी आएगा आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हो गया आपका रूल। थर्ड में क्या आता है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें आपके 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ठीक है, 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं बट पैरेलल नहीं हो सकते। तो इसकी कंडीशन क्या है कि a डॉट बी, जब आप a डॉट बी निकालोगे अगर उसका आंसर 0 के बराबर होगा, इट मीन्स कि बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंडीशन याद रख लेनी है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर परपेंडिकुलर निकालने की क्या कंडीशन है कि जब दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 के बराबर होगा। इट मीन्स कि बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर।
अब आती है एंगल की बारी। एंगल भी निकालना बहुत ज़रूरी है। एंगल कैसे निकलता है? कोस थीटा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड और उनका प्रोडक्ट। ये रहता है रूल आपका कब? जब हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू वेक्टर के बीच का जब मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है? कोस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे एंगल निकालना देन थीटा को इधर रहने देना है और कोस दूसरी तरफ इनवर्स बन जाएगा एंड ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए मॉड एंड बी। इस तरीके से आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का पता चल गया, आपको पता चल गया रूल क्या था। इसमें एंगल कैसे निकालते हैं, इसमें परपेंडिकुलर रहता है, आपका कभी भी पैरेलल नहीं रहता है। ये चीज़ें प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या थी? 3-4 चीज़ें थी, अच्छे से समझ ली है। अब हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसमें क्या लगता है कि दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लग जाता है। ठीक है, कैसे? ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर। हमने डॉट में सीखा था कि ए डॉट बी जब भी आएगा आंसर एक रियल नंबर होगा, लेकिन इसके अंदर एक ये क्या होगा? इज अ वेक्टर फॉर्म में निकलेगा, ये एक वेक्टर फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, अब सेकंड उसमें ये पढ़ा था कि उसमें परपेंडिकुलर रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं? पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए क्रॉस ए एंड बी, ऐसे लिख सकते हो, ए एंड बी टू वेक्टर्स आर पैरेलल होंगे। कब? कब होंगे? जब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, कि ए क्रॉस बी रिजल्ट 0 के बराबर आ गया, तब ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। इसमें परपेंडिकुलर नहीं आता है, इसमें परपेंडिकुलर नहीं आता है, इसमें क्या आता है? पैरेलल आता है। ठीक है, कि जब आपके पास में दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इट मीन्स कि वो क्रॉस है एंड रिजल्ट इज इक्वल टू 0 है। पैरेलल भी हो सकते हैं या इसको हम कहते हैं कोलीनियर। कोलीनियर क्या कहते हैं इसको? कोलीनियर की कंडीशन भी निकालने का हम इसी की ही हेल्प ले सकते हैं कि जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। कोलीनियर। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, COLL है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। कब? जब पैरेलल हो गए। थर्ड आती है आपके पास में कंडीशन, आगे करते हैं इसके एंगल की। ठीक है, एंगल में उसमें कोस थीटा निकलता है, इसमें साइन थीटा निकलता है। साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए वेक्टर, मतलब ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड बट इन क्रॉस की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप उसका क्या निकाल सकते हो? एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकाल सकते हो? एंगल निकाल सकते हो। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी क्रॉस ए एंड बी। ठीक है, अब क्या बचता है इसका? यस, मेन रूल तो रह ही गया। मेन रूल क्या है कि अगर आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो और के क्रॉस के हो तो वो किसके बराबर रहता है? हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगर वहीं पे आई क्रॉस जे हो, जे क्रॉस आई हो एंड जे क्रॉस के हो, जे क्रॉस नेक्स्ट नंबर क्या है? के है। जे क्रॉस के हो एंड के क्रॉस आई हो तो वो हमेशा किसके बराबर रहता है? 1 के। सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, I to J, J to K to I। अगर यही चीज उल्टी हो जाए, कैसे? मान लीजिए कि I क्रॉस K है, ठीक है, और क्या होगा? I तो J1 होगा, J उल्टा चले, मतलब एंटी चले, उल्टा चले, जैसे I to J, J to K, K to I। अगर वो आपका I से K की तरफ चलता है, ठीक है, या फिर K से I की तरफ चलता है, K से I की तरफ चलता है,
उल्टा चलेगा तब वो रिजल्ट हमारे पास में किसके इक्वल रहता है, -1 में। ठीक है कि I to J एंड J to K ही चलना चाहिए, K हट के फिर से I की तरफ ही चलना चाहिए। पैटर्न ये रखना है। अगर आगे पीछे हो गया कि पहले जैसे J को आना था बट K आ गया, या K को आना था तो I आ गया, तब आपके पास में आंसर किसके बराबर होगा, -1 के। समझ आ गई बात कि I to J, J to K, K to I। अगर ये जाता है J to I, अगर ये चला गया J to I, K to J या K to J या I to I का तो पता चल गया, तो वो रिजल्ट किसके बराबर होगा, -1 के। ठीक है, और जो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो कैसे हम निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। मैट्रिक्स सॉल्व करी है ना आपने, सेम चीज़ वही है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, बस वैसे करना है। यहाँ पे I के रखने हैं, यहाँ पे J के रखने हैं, यहाँ पे K के रखने, फिर उसका बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर हमने वेक्टर का जो 10th चैप्टर है, जितने भी मुझे रूल्स ध्यान में आ रहे थे या जो भी हमने बुक्स में देखे हैं वो मैंने सारे डिस्कस करवा दिए। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर की आपके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं हमसे प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें, इससे पहले के जो है वो भी देखें। आपकी हर एक वीडियो बहुत काम की रहेगी, बहुत यूज़फुल रहेगी, कोई टाइम वेस्ट वाली ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। अगर जो भी आपको टॉपिक समझना है या कुछ भी ऐसी डिफ़िकल्टी आती है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस पर भी वर्क करेंगे। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमसे जुड़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।